नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद हैं, तो आप सही जगह पर हैं। हमारे चैनल पर हर कहानी आपको एक नई और खौफनाक दुनिया में ले जाएगी, जहां हर कोने में डर छिपा होता है। यहां आप पाएंगे ऐसी रहस्यमयी और भूतिया कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर दिन कुछ नया और डरावना। तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां डरना मना है। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आयुष कहाँ है यार? बंगले में घुसते ही हर्ष ने आयुष को आवाज दी। तभी आयुष की मां आई। अरे हर्ष बेटा तुम। नमस्ते आंटी। कहाँ है नवाब साहब? अभी तक तैयार नहीं हुए। मुझसे बोला था तू ठीक टाइम पर आ जाना, लेकिन अभी खुद ही तैयार नहीं हुआ। आंटी कहाँ है आयुष? अब मैं क्या जानूं? उसका तो तुझे पता है कि जल्दी कुछ बनता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मॉल से लौटा है। पता है 20,000 का सूट लेकर आया है शादी में पहनने के लिए। बोला दोस्त की शादी है, सारे सूट पुराने हो चुके हैं। मैं तो इसके फिजूल खर्ची से परेशान हो चुकी हूं। और इसके पापा हैं कि बोलते हैं कि एक ही तो बेटा है, उसी के लिए तो कमा रहा हूं। करने दो उसे शौक पूरे। बेटी की शादी हो गई है, उसकी जिम्मेदारी भी पूरी हो गई है। अब सब इसी का तो है। जाओ ऊपर जाकर उसके कमरे में देख लो। आयुष की मम्मी बोली। अच्छा आंटी, जाकर देखता हूं। हर्ष बोला। बहुत बड़ा बंगला है सुरेश सिंघानिया साहब का। खानदानी अमीर जो ठहरे, जिस भी व्यापार में हाथ डालते हैं बस वहीं सोना उगलने लगता है। न जाने कितने होटल्स हैं उनके। घर की पार्किंग में जाने कौन कौन सी कारें खड़ी रहती है। अब मॉल बनाने का सोच रहे हैं, उसके लिए कोई अच्छी सी जमीन तलाश रहे हैं। लेकिन इतने अमीर होने पर उनके अंदर इंसानियत अभी भी कायम है। व्यापार के साथ साथ न जाने उनके कितने वृद्धाश्रम और अनाथालय चलते हैं। जब भी व्यापार से समय मिलता तो मंदिर भी जाते हैं, गरीबों को खाना खिलाने, सारे धर्म कर्म नियम से निभाते। वो कहते हैं कि फल से लदे हुए वृक्ष को हमेशा झुका रहना चाहिए। विनम्रता के बिना इंसान पशु बन जाता है। इन्हीं के बेटे का नाम आयुष है। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, बस कुछ दिनों में वो भी व्यापार को संभालने में हाथ बटाने लगेगा। बेटा भी उनका बहुत संस्कारी है, लेकिन थोड़ा खर्चीला है। उनकी पत्नी सुकन्या भी बहुत शीलवंती है। इतनी अमीर होने के बावजूद भी बहुत पूजा पाठ करती है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम शालिनी है, उसकी शादी हो चुकी है। बस बहुत ही खुशहाल परिवार है उनका। आज हर्ष और आयुष के किसी दोस्त की शादी है, वो दोनों वहीं जा रहे हैं। हर्ष आयुष के कमरे पहुंचा। उसने पूछा, मैं अंदर आ जाऊं भाई? अरे यार क्या कर रहा है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। हर्ष बोला, बस यार जूते ही तो पहन रहा हूं, बस तैयार हूं, चल। आयुष बोला, दूल्हा दुल्हन के गिफ्ट मैंने पहले ही कार में रखवा दिए हैं। आयुष ने बोला, मां हम जा रहे हैं, लेकिन ये तो बताओ कहां? सुकन्या ने पूछा। अरे मां, जो वो भरतपुर जाने वाला रास्ता है ना, उसी रोड पर यहां से 10-12 किलोमीटर दूर हमारे दोस्त शांतनु का फार्म हाउस है, वहीं उसकी शादी है। लेकिन वो रोड तो रात के समय अच्छी नहीं है। कहते हैं वहां तो बुरी शक्तियों का वास है। लोग तो रात में उस रोड पर जाना अनदेखा करते हैं, लेकिन तुम लोग रात में उसी रोड पर जा रहे हो। सुकन्या बोली, अरे मां, आप भी कहां भूत प्रेत की कहानियों में अटकी है। आज के जमाने इंसान खुद एक भूत बन गया है, और इस साइंस के जमाने में कहां भूत प्रेत होते हैं। आप चिंता ना करें, हम पहुंचकर फोन कर देंगे, और वहां से आते वक्त भी। अच्छा तो हम चलते हैं, आयुष बोला। और वो दोनों कार में बैठे और निकल गए। लेकिन सुकन्या का मन किसी अनजानी आशंका में डूब गया। दोनों दोस्त शादी में पहुंचे, खूब एंजॉय किया, खूब नाच गाना हुआ। आयुष ने जरूरत से ज्यादा पी ली, और हर्ष पीता ही नहीं था। अब घर जाने का टाइम हो गया तो हर्ष बोला, आयुष चल यार, अब घर चलते हैं। रात के 12 बज रहे हैं, तूने अब बहुत ड्रिंक कर ली, चल अब घर चलते हैं। और हर्ष ने सबसे विदा ली और आयुष को अपने कंधे के सहारे कार तक लाया, और कार खुद ड्राइव करने लगा। आयुष को होश था, और वो हर्ष से बातें भी कर रहा था। तभी हर्ष बोला, यार कार ड्राइव करने दे, मुझे वैसे भी ड्राइविंग कम आती है, मुझे कंसंट्रेट करने दे भाई। तू थोड़ी देर बातें मत कर, तूने पी रखी है, इसलिए मुझे ड्राइविंग करनी पड़ रही है। और आयुष अपनी विंडो से बाहर देखने लगा। तभी अंधेरे में सड़क के किनारे उसे सफेद गाउन में एक लड़की दिखी। उसने हर्ष से कहा भी कि देख भाई, इतनी रात को ये लड़की यहां क्या कर रही है? हर्ष बोला, यार भाई तूने कुछ ज्यादा ही पी रखी है, मुझे कंसंट्रेट करने दे। घर पहुंचकर बात करते हैं, और होगा कोई जानवर और तुझे लड़की लग रही है। और वो घर पहुंच गए
और आयुष को छोड़कर हर्ष भी अपने घर स्कूटी से चला गया जो आयुष के घर लेकर आया था। आयुष अपने कमरे में ऐसे ही बिना चेंज करे सो गया था। करीब रात को 2-3 बजे उसकी आंख खुली। उसने कपड़े चेंज किए, फिर बाथरूम गया और आईने में अपना चेहरा देखने लगा तो उसे अपने पीछे एक परछाई नजर आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। आयुष का कमरा भी बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। बहुत ही महंगी साज सज्जा थी कमरे की। आयुष ने कमरे की लाइट बंद की और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई है। उसने खड़े होकर कमरे की खिड़कियां खोली ताकि ताजी हवा आ सके, क्योंकि एसी चलाने लायक मौसम नहीं था। अब की बार उसने लाइट खुली ही छोड़ दी। वो बिस्तर पर आके लेट गया, लेकिन अचानक लाइट अपने आप बंद हो गई। उसने अपने फोन की लाइट जलाई। फोन की हल्की रोशनी में उसे लगा कि खिड़की का पर्दा हिल रहा है, शायद वहां कोई है। वो बिस्तर से उठा। उसे पर्दे के नीचे पैर झांकते हुए दिखे। उसने पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो पर्दे में उलझ कर रह गया। पर्दे ने उसके चेहरे को चारों तरफ से ढक लिया। उसे ऐसा लगा कि पर्दे की सहायता से कोई उसका गला घोंट रहा हो। उसकी सांसें रुक रही थीं और उसका दम घुटा जा रहा था और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। उसे जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन जो रात को उसके साथ हुआ, क्या वो सच्चाई थी या सपना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो जमीन पर कैसे आया? फिर उसे लगा कि ज्यादा ड्रिंक कर ली होगी, शायद इसलिए। वो तैयार हुआ और ब्रेकफास्ट करने नीचे पहुंचा। अनमने मन से नाश्ता कर रहा था तो सुकन्या ने पूछा, क्या हुआ बेटा, नाश्ता पसंद नहीं आया तो कुछ और बनवाऊं? नहीं माँ, रात को देर से सोया तो नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए ऐसा लग रहा है। बस थोड़ी थकावट है, आप परेशान ना हो, आयुष बोला। तभी आयुष से सिंघानिया साहब बोले, बेटा, जो मॉल बनाने की हम सोच रहे हैं, उसके लिए जो जमीन हम लोग उस दिन देख कर आए थे, उसे बहुत सस्ते दामों पर वहां का मालिक बेचने के लिए तैयार हो गया है। बस वहां जो पुराना सा घर है, शायद वो घर किसी ईसाई परिवार का था, उसे तुड़वाना होगा। आसपास क्या है वो सब देखना पड़ेगा। उस जमीन का मुआयना करना होगा कि वो जगह मॉल के लिए बेहतर रहेगी। ठीक है पापा, आप जब कहें मैं जाने के लिए तैयार हूं, आयुष बोला। सिंघानिया साहब बोले, तो दोपहर में लंच टाइम पर तुम आ जाओ, साथ में लंच करके निकल चलेंगे जमीन देखने। और बेटा हर्ष को भी ले लेना साथ में। इन सब चीजों के लिए उसकी समझ ज्यादा है, क्योंकि उसने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो उसे भी साथ में ले आना। उसके पास अच्छे आइडियाज हुए तो कुछ काम उसको भी सौंप देंगे। नौकरी नहीं है तो फालतू है अभी, इसी बहाने उसे कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। जी पापा, आप सही कह रहे हैं, आयुष बोला। तभी सुकन्या आई और बोली, क्या बातें हो रही हैं बाप बेटे में, जरा मैं भी तो जानूं। सिंघानिया साहब बोले, वो जो मॉल के लिए जमीन देखी थी वो काफी सस्ते दामों में मिल रही है, उसी के बारे में बातें हो रही हैं। उसी रोड पर शायद आयुष के किसी दोस्त का फार्म हाउस है ना आयुष? तभी आयुष बोला, अभी कल ही तो हम लोग वहां गए थे। तभी सुकन्या बोली, क्या उस भरतपुर वाले रोड पर उस भूतहे रास्ते पर जमीन ले रहे हैं? सिंघानिया साहब बोले, तुम भी इस जमाने में कैसी बातें करती हो सुकन्या? तभी आयुष बोला, मैंने भी मां से कल यही कहा था। सिंघानिया साहब नाश्ता करके ऑफिस चले गए। आयुष ने नाश्ता किया और अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। उसने टीवी खोली, लेकिन टीवी देखने में उसका मन नहीं लग रहा था तो बंद कर दी। लेकिन अचानक टीवी फिर खुल गई और टीवी में सफेद कपड़े पहने एक परछाई दिखी और गायब हो गई। साथ में खुद ब खुद टीवी भी बंद हो गई। आयुष को लगा कोई प्रॉब्लम होगी कनेक्शन में, और रात का थका था तो सो गया। करीब 2 घंटे बाद उसकी नींद खुली। उसे अब अच्छा फील हो रहा था। अब उसकी थकावट भी दूर हो गई थी। वो बिस्तर से उठा, तैयार होकर हर्ष को फोन किया कि पापा के ऑफिस आ जा, जरूरी काम है, लंच भी वहीं करेंगे। दोपहर के समय सबने लंच किया। लगभग 3 बजे सब जमीन देखने पहुंचे। रोड पर गाड़ी पार्क की और निकल पड़े जमीन देखने। दूर दूर तक बस मैदान ही मैदान था। आसपास न कोई बस्ती न कोई घर, कहीं कहीं पर छोटी छोटी झाड़ियां थीं। ऐसे थोड़े बहुत बबूल के पेड़ उगे थे और बीच में एक पुराना सा घर बहुत ही पुराना था, जगह जगह से टूटा फूटा नजर आ रहा था। जो उस जमीन का मालिक था वो खुद नहीं आया था, उसका पर्सनल सेक्रेटरी आया था उन लोगों के साथ। सारी जमीन को देखने के बाद वो लोग उस पुराने घर में पहुंचे। अंदर से घर बहुत ही खूबसूरत था।
लेकिन जगह जगह मकड़ी के जाले लगे थे और बहुत सी चीजें पुरानी होने की वजह से खराब हो गई थीं। एकाएक आयुष को पता नहीं अजब सा एहसास हुआ कि कोई उसे बुला रहा है। वो नहीं जाना चाहता, तब भी अदृश्य सी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो सीढ़ियों की तरफ बेसुध सा बढ़ने लगा। हर्ष और सिंघानिया साहब आपस में बातें कर रहे थे। तब तक आयुष ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचते ही उसे होश आया कि मैं ऊपर कैसे पहुंच गया। वहां की खिड़की खुली थी। खिड़की से बाहर झांका। नीचे एक गहरा सा पुराना कुआं है। बाहर का नजारा अच्छा लग रहा था। तभी उसने सोचा, इस जगह अपनी एक सेल्फी ले लेता हूं। और जैसे ही उसने सेल्फी लेनी चाही तो देखा, उसके साथ एक आधे चेहरे वाला बूढ़ा सा आदमी दिखाई पड़ा। आयुष डर गया। उसने अपने बगल में देखा तो कोई नहीं था। फिर उसने फोन में देखा, लेकिन आधे चेहरे वाला बूढ़ा आदमी फोन में तो दिख रहा था, लेकिन बगल में नहीं। उसे डर लगा। आधे चेहरे वाला आदमी अचानक से सामने आ गया। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो बस ऐसे ही हवा में तैर रहा था और आयुष के पास धीरे धीरे से बढ़ने लगा। आयुष ने जैसे ही वहां से जाने की सोची, तभी एक सफेद गाउन वाली लड़की चीखते हुए खिड़की से छलांग लगा दी और कुएं में कूद गई। अब तो आयुष को डर लग रहा था कि दिन दहाड़े ये क्या हो रहा है, और अगर किसी से बताया तो लोग हंसेंगे उस पर। वो चुपचाप नीचे आ गया। तभी हर्ष ने पूछा, क्या हुआ आयुष, इतना पसीने पसीने क्यों हैं? आयुष बोला, गर्म ज्यादा लग रहा है यहाँ और प्यास भी लग रही है, तो ले पानी पी ले। मैं पानी साथ में लाया था, हर्ष बोला। आयुष ने मुंह धोया और पानी पिया और बोला, पापा अब चलते हैं यहां से। और सब वापस आ गए। हर्ष जाने लगा तो सिंघानिया साहब बोले, हर्ष बेटा अब थोड़ी देर और रुक जाओ, डिनर करके जाना। हर्ष बोला, ठीक है अंकल। सब डिनर कर रहे थे, लेकिन आयुष का ध्यान खाने पर नहीं कहीं और था। तभी हर्ष बोला, क्या हुआ, तू आज अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? आयुष बोला, कुछ नहीं यार, तू तो बस। डिनर करके हर्ष अपने घर चला गया और आयुष अपने कमरे में गया। उसने नाइट ड्रेस पहनी और ब्रश करने बाथरूम गया। जैसे ही आईने में देखा तो बगल में सफेद गाउन में वही लड़की खड़ी है, लेकिन उसने अपने बगल में देखा तो कोई नहीं, लेकिन वो आईने में दिख रही थी। फिर अचानक गायब हो गई। उसने जल्दी जल्दी ब्रश करके अपना चेहरा धोया और तौलिए से चेहरा पोंछ ही रहा था कि किसी ने तौलिया से उसका चेहरा ढककर गला दबाने की कोशिश की। जैसे तैसे उसने अपने आप को छुड़ा लिया, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। बस वो चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गया। दिन भर का थका था। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। सुनसान सी जगह और घोर अंधेरा। आयुष की खून से लथपथ लाश को कोई आधे चेहरे वाला बूढ़ा सा आदमी सीढ़ियों से धीरे धीरे उसके एक कंधे से पकड़कर घसीट कर लिए जा रहा। उसने एक बड़ा सा गंदा और पुराना ओवरकोट पहना है। पैरों में घुटनों तक के बूट्स पहने हैं जो कि खून से सने हुए हैं। एक हाथ में कुल्हाड़ी है, खून से लथपथ। लाश को घसीटने से घर्र घर्र की आवाज आ रही है। तभी आयुष की आंख खुल जाती है। कितना भयानक सपना था। आयुष बोला, रात का समय। आयुष खाना खाकर बैल्कनी में अपना टैबलेट लेकर बैठ गया। बैल्कनी से घर के सामने का स्विमिंग पूल दिख रहा था। रोशनी में स्विमिंग पूल का पानी बहुत अच्छा दिख रहा था। उसके बाद कार्स की पार्किंग थी, जहां पर सारी कार्स खड़ी थीं। उधर रोशनी कम थी। पार्किंग के बगल में बैडमिंटन कोर्ट था। आयुष को स्विमिंग पूल का पानी अच्छा लगा तो उसने टैबलेट से एक पिक्चर क्लिक करनी चाहिए। पिक्चर क्लिक करने के बाद उसने देखा कि उसमें कुछ परछाई सी दिख रही है। उसने टैबलेट के कैमरा को जूमिंग मोड पर करके पिक्चर क्लिक की। उसमें फिर से वही सफेद गाउन वाली लड़की दिखी, लेकिन कैमरे के बिना ऐसे ही देखने पर नहीं दिख रही थी। आयुष ने टैबलेट पर देखा और टैबलेट देखते ही टैबलेट से दो खून से सने हाथ बाहर निकले और आयुष का जोर से गला दबाने लगे और आयुष के हाथ से टैबलेट छूटकर नीचे गिरा। टैबलेट के गिरने से आवाज हुई तो नीचे खड़े वॉचमैन की नजर बैल्कनी में गई। वो भागकर अंदर गया और सबको बताया कि छोटे साहब को कुछ हो रहा है। सब भागकर ऊपर आए। तब तक वो हाथ आयुष का गला छोड़ चुके थे। सबने पूछा भी कि आयुष क्या हुआ बेटा, लेकिन आयुष ने बात टाल दी। लेकिन वॉचमैन थोड़ा बहुत समझ गया था कि कोई ना कोई बात जरूर है जो छोटे साहब बताना नहीं चाह रहे। हो ना हो कोई ऊपरी चक्कर है। आयुष अपने कमरे में आया। थोड़ी देर टीवी देखी, फिर लेट गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। रात में उसकी आंख खुली। कमरे में हल्की रोशनी थी नाइट बल्ब की। उसे कुछ आवाज आई बाथरूम की तरफ से।
बाथरूम का दरवाजा बार बार थोड़ा खुल रहा था, थोड़ा बंद हो रहा था। चर्र मर्र की आवाज आ रही थी। उसने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। फिर वो बिस्तर से उठा, बाथरूम का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे से सफेद गाउन वाली लड़की अचानक निकली और एक बार फिर चीख मारते हुए खिड़की से कूद गई। आयुष बहुत जोर से चीख पड़ा और बुरी तरह डर गया। तब तक सुकन्या और सिंघानिया साहब भी आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? आयुष ने शुरू से लेकर सारी बात बता दी। अब सुकन्या और सुरेश आयुष को लेकर नीचे आ गए। सब एक साथ एक ही कमरे में रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह हुई, वॉचमैन ने सिंघानिया साहब को परेशान देखा तो पूछा, साहब क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? सिंघानिया साहब ने सारी बात राम सिंह वॉचमैन को बता दी। राम सिंह बोला, साहब जहां मैं रहता हूं वहां एक मस्जिद है। वहां एक बहुत जाने माने फकीर बाबा रहते हैं। उनके पास लोगों की भीड़ लगी रहती है। वो आत्माओं से बात करके उनकी समस्या सुनते हैं, कारण जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आत्मा किस मकसद से उस शरीर के पास रहती है। अगर आप कहें तो छोटे साहब को वहां ले चलते हैं, शायद वहां जाने से उनकी समस्या का हल मिल जाए। सिंघानिया साहब वहां चलने के लिए तैयार हो गए। सब लोग मस्जिद पहुंचे। राम सिंह ने सारी बात बाबा को बताई। बाबा ने कहा, आप सब मेरे साथ आइए। बाबा सबको एक कमरे में ले गए। बाबा ने अपनी सारी सामग्री निकाली और अपना काम करना शुरू कर दिया। बाबा को एहसास हुआ कि वो 2 आत्माएं हैं और वहीं आसपास है। बाबा ने कुछ फूंक डाली और बहुत सारी धूप बत्ती से धुआं किया। वो दोनों आत्माएं अब सबको दिख रही थीं। बाबा ने सवाल पूछने शुरू किए कि कौन हो तुम दोनों और तुम्हें इस लड़के से क्या चाहिए? आधे सर वाले आदमी की आत्मा बोली, ये मेरी बेटी स्टेला है और हमें बदला चाहिए। हम 25 सालों से ऐसे ही भटक रहे हैं। बाबा ने पूछा, क्यों? आधे चेहरे वाली आत्मा ने सिंघानिया साहब की तरफ इशारा किया। फिर बाबा ने कहा, इन्होंने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें इनसे बदला चाहिए? फिर आधे सिर वाली आत्मा बोली, 25 साल पहले इन्होंने जो किया था उसी का बदला। इन्हीं की वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या की थी। बाबा ने कहा, पूरी कहानी शुरू से सुनाओ। उसने सुनाना शुरू किया। बात उस समय की है जो जमीन आप देखने गए। मैं उस जमीन के मालिक का पर्सनल सेक्रेटरी था। हमें वो घर रहने को मिला था। हम बाप बेटी आराम से खुशी खुशी रह रहे थे। फिर मेरी बेटी की शादी तय हो गई एक ईसाई परिवार में। हम भी ईसाई परिवार से थे। शादी का दिन था। मेरी बेटी तैयार हो रही थी। सफेद गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी मेरे मालिक का फोन आया कि जरूरी काम के लिए 60 लाख रुपए कहीं पहुंचाने हैं। मेरे घर पैसे मालिक का कोई आदमी दे गया। मैंने बेटी से कहा कि मैं बस थोड़ी देर में जरूरी काम निपटा कर आ रहा हूं। मैंने घर से सड़क तक का कच्चा रास्ता तय किया और सड़क पर आकर किसी वाहन का इंतजार कर ही रहा था कि इनकी गाड़ी ने जोर की टक्कर मारी और मैं बूढ़ा शरीर वहीं नीचे लुढ़क गया और मेरे साथ ही एक भारी पत्थर भी लुढ़क कर मेरे चेहरे पर गिरा और मेरा आधा चेहरा बेकार हो गया। मैं मर गया और वो 60 लाख रुपए ना जाने कौन मेरी लाश को दफना कर चुरा ले गया। सुबह के 4 बजे तक मेरी बेटी इंतजार करती रही। फिर किसी ने आकर कहा कि तेरा बाप चोर है और वो कभी नहीं लौटेगा। 60 लाख रुपए लेकर भाग गया है। इस बात से उसकी शादी भी टूट गई और उसने खिड़की से घर के पीछे के कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। उस दिन तुम बाप बेटे जमीन देखने आए थे। तब मैं तुम्हें पहचान लिया और तुम्हारे बेटे को परेशान करना शुरू कर दिया। तभी सिंघानिया साहब बोले, हाँ मुझे याद आया, उस रात आयुष का जन्म होने वाला था और मुझे सुकन्या के पास जाने की जल्दी थी क्योंकि उसकी हालत गंभीर थी। हाँ मेरी गाड़ी से कुछ टकराया तो था, लेकिन मुझे लगा कोई जानवर है और मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मैं जल्दी में था शायद इसीलिए। तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने गलत किया था। मेरे बेटे को कुछ मत करो, उसे माफ कर दो। तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। तभी उसकी बेटी की आत्मा ने कहा, इन्होंने जो कुछ किया अनजाने में किया। हम सबको माफ करते हैं और हमारे कंकालों को निकालकर उचित कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। बस इतना सा एहसान कर दो। अपने कंकालों की जगह बताकर दोनों आत्माएं चली गईं। लड़की का कंकाल कुएं में मिला और बाप का सड़क के किनारे। दोनों को विधिवत दफना दिया गया। आयुष को फिर वो दोनों कभी नहीं दिखे।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई और अगर आप भी डर के इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक सावधान रहिएगा और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी जिंदगी का हिस्सा भी बन सकती है। अलविदा।